चलिए, तो हेडिंग डालते हैं बच्चे डिविडेंड्स। क्या आप बता सकते हो डिविडेंड क्या होता है? एनी आइडिया? जो ओनर्स को कौन देता है? कंपनी। वेरी गुड। और पार्ट ऑफ प्रॉफिट। वेरी गुड। और अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो दे सकता हूं? नहीं, क्योंकि सबसे पहले डिविडेंड का एक बेसिक मतलब ये होता है दैट डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ रहे हो? डिविडेंड क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन करना। बहुत अच्छी बात है। तो आइए एक बार लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने गिफ्ट की डेफिनेशन यहाँ तक हो गया था आपका, है ना? चलिए, सबसे पहले डिविडेंड का मतलब लिखते हैं बच्चे। डिविडेंड्स होता क्या है? डिविडेंड इज बेसिकली, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहली बात। और कौन डिक्लेयर करता है, मतलब कौन देता है डिविडेंड्स? कहने से कंपनी, है ना? सो इट इज डिक्लेयर्ड बाय कंपनी टू इट्स। किसके लिए डिक्लेयर करा जाता है? शेयर होल्डर। हाँ जी। और शेयर होल्डर कौन से रे? इक्विटी या प्रेफरेंस भी? क्योंकि इस दुनिया में प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होंगे, उनको भी डिविडेंड मिलेगा, उनका भी सवाल होगा टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो बेसिकली टू इट्स शेयर होल्डर लिख रहा हूं। और शेयर होल्डर के आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस। ठीक है बच्चे? सर हमने करना क्या है? अरे बच्चे अभी समझ आता रहेगा, पहले एक बार डिविडेंड के बारे में कुछ लिखते हैं। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, डिक्लेयर्ड बाय कंपनी होता है। अच्छा, डिविडेंड भी ना बच्चे वो होता है, एक होता है जब साल खत्म होता है तब दिया जाता है, एक होता है मिड ऑफ द ईयर दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? इंटरिम डिविडेंड। मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ क्वार्टर में, कंपनी बोला बांट दो। ठीक है? सो बेसिकली इट कैन बी फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। तो बात ऐसी है जी, मेरे को आपके साथ इसकी टैक्सेबिलिटी डिस्कस करनी है। टैक्सेबिलिटी का मतलब कि सर जब एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, सपोज करो ये कंपनी, और कंपनी डिविडेंड किसको देगी? अपने शेयर होल्डर्स को। लेट सपोज कंपनी के शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 लाख, पार वैल्यू इज 10, एंड इशू प्राइस, इशू प्राइस बोले तो कि मैंने जब भी इशू करा था तो कितने का करा था बच्चे? 15 रुपए का। तो बात इतनी है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, और कितने परसेंट? 30%। ओ माय गॉड, कंपनी इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड ऑफ 30%। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एक शेयर पे कितने रुपए का डिविडेंड है? डिविडेंड का रेट दिया हुआ आपको पता है? अभी हम ऐसे, मैं आपको दिखाऊंगा इकोनॉमिक टाइम्स या न्यूज में कहीं भी सोशल मीडिया पर, तो ऐसे परसेंट में डिविडेंड होता है। ठीक है? तो 30% है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज दी टोटल डिविडेंड? चलो ऐसा बता दो। 3 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने? 1 लाख। और पर शेयर डिविडेंड कितना डिक्लेयर करा मैंने? मतलब मैं 15 रुपए का 30% निकालू जितने का मैंने इशू करा था, या मैं पार वैल्यू का निकालू? एग्जैक्टली, गुड। तो हमेशा पार वैल्यू पर होता है बच्चे। 10 रुपए का 30% फ्री। तो कितना आ गया बच्चे ये? 3। यानी कि टोटल डिविडेंड जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो कितना कर रही है? 3 लाख। अब बात ये है, एक टाइम था जब कंपनी पे ही टैक्सेबल हो जाता, शेयर होल्डर को बोला जाता था तुम आराम करो कोई बात नहीं। लेकिन आज के टाइम पे ट्रीटमेंट क्या है बच्चे? ये जो शेयर होल्डर है, टैक्सेबिलिटी ये है कि इट इज taxable
in the hands of shareholder under the head other source. Okay, अदर सोर्स में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ऑल्दो इट इज टफ, आप सोच के देखिए कि कंपनी का शेयर होल्डर एक होता है या लाखों होता है? लाखों शेयर होल्डर्स। तो पहले सरकार क्या करती थी, वो कंपनी को पकड़ती थी। वो लॉजिकल लगता था यार, मैं एक एक शेयर होल्डर, किसी को 10 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 50 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 100 मिल रहे हैं, किसी को 1 करोड़ मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर यू होल्ड। लेकिन आप सोचो, इनकम टैक्स, अगर आप सारे शेयर होल्डर में कंपनी हो तो इनकम टैक्स के लिए इजी वे आउट क्या था? कंपनी को ही बोल दो ना टैक्स जमा करो। लेकिन कंपनी, अब इनकम टैक्स ने क्या कर दिया, कंपनी को रिलीज कर दिया, बोले तुमसे नहीं लेंगे, लेकिन किससे लेंगे? सारे के सारे शेयर। एंड इट्स डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। आप सोचिए, आप में से कोई रिटर्न भर रहा है, कोई नहीं भर रहा, मेरे को कितना ट्रैक करना पड़ेगा कुछ। बट द फैक्ट इज कि नाउ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर। बहुत अच्छी बात है सर। जैसे वो टीडीएस वाले वो डिविडेंड वो नहीं कटेगा इसमें? वो तो हम वो घटे, लेकिन वो टीडीएस वो अलग मैकेनिज्म। टैक्सेबिलिटी डिफाइन करना अलग चीज होती है। टीडीएस तो ये काटेगा, ये अगर देगा तो इसने अगर 100 रुपए देने हैं तो 10 रुपए काट के इसके अकाउंट में 90 देगा। तो सर उस 90 रुपए पे फिर टैक्स लगेगा? हाँ जी। और टू अर्ली टू डिस्कस है अभी के लिए। 90 पे नहीं, ये अपनी इनकम पूरी 100 दिखाएगा, उस पर जो भी टैक्स है जिसमें से 10 रुपए कट गया बाकी जमा करो। तो मतलब समझ रहे, अभी धीरे धीरे आएगी वो चीज अभी। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज समझिएगा। सर शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ बेटे हाँ। कौन से हेड में सर जी? अदर सोर्स। अब मेरी एक बात समझिएगा, ठीक है? आप सभी बच्चों ने बोला था डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, है ना? मैं आपसे एक छोटी सी चीज बोलूं। सपोज करो एक कंपनी है, उसका पीएनएल है 70,000, सपोज। एक कंपनी, उसका प्रॉफिट कितने का है बच्चे? 70,000। और कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो 1,00,000 रुपए दे। सर ये कैसे हो सकता है? अरे छोड़ो ना, क्वेश्चन में अगर हो रहा होगा तो हो रहा होगा, और कहानी बहुत गहरी जाती रहती है। मैं आपके साथ एक बेसिक पॉइंट की बात कर रहा हूं। कंपनी का प्रॉफिट कितने का है बच्चे? डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रहे हैं? तो आप मुझे बताइए टैक्सेबल कितना होगा? क्या मैं ये बोलूं अरे शेयर होल्डर तुमको तो 1,00,000 मिल गया तो 1,00,000 टैक्सेबल होगा, या जब डिविडेंड होता ही प्रॉफिट का हिस्सा है तो जो मेरा प्रॉफिट ही 70,000 है तो टैक्सेबल भी 70,000 होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज 70। ठीक है सर, उसने डिस्ट्रीब्यूट करा है, कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करा है। इनकम टैक्स इसमें ये कह रही है कि मैं उतना ही तुम्हारे लिए टैक्सेबल करूंगी जितना प्रॉफिट है। भाई अगर प्रॉफिट से ज्यादा बांट दिया तो उसको डिविडेंड नहीं बोल सकता। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में प्रॉफिट 100 रुपए है, मैंने आपको 70 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर। ध्यान से सुनिएगा, मेरी कंपनी का प्रॉफिट है 100 रुपए, मैंने आपको 70 दिया, आपके हैंड में टैक्सेबल कितना होगा? 70। मेरी कंपनी है, प्रॉफिट है 100, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड यू 120 रुपीज, कितना होगा? एग्जैक्टली, बिकॉज हम उस डेफिनेशन पे रहेंगे कि अगर डिविडेंड अप्रोप्रिएशन होता है तो मैं प्रॉफिट से ऊपर की लिमिट को टैक्सेबल कैसे कर दूंगा भाई? हालांकि इसमें आपको लगेगा सरकार को नुकसान हो रहा है, पूरा टैक्सेबल कर सकती थी, पर नहीं, वो डेफिनेशन के अंदर अभी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। क्लियर है बच्चे? ऐसा कुछ केसेस में हो जाता है, जैसे मान ले मैंने लोन लेके फिर भी बांट दिया शेयर होल्डर को। पैसा ही तो चाहिए तुझे, मैं प्रॉफिट नहीं है, मैंने लोन लिया, मैंने बांट दी, है तो हो सकता है। अब ये कितना कंपनीज एक्ट में अलाउड है नहीं है वो तो फिर अलग बातें हो गई ना। इनकम टैक्स आपको सोल्यूशन तो देगा ना कि ये कंपनी ने ऐसा कर दिया तो क्या करो। ठीक है बच्चे, अब आप एक चीज समझिए। इसका मतलब सर, जब एक कंपनी डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड क्या मैं कह सकता हूं फाइनल भी हो सकता है और इंटरिम भी हो सकता। इंटरिम होता था मिड में, तो किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाता है? सर
अब लोगों ने दिमाग लगाने शुरू करे, लोगों ने बोला कैसे बचे। मान लो मैं कंपनी का मालिक हूँ, कंपनी मुझे प्रॉफिट का हिस्सा दे रही है, तो उसको डिविडेंड बोला जा रहा है, टैक्सेबल हो रहा है। तो क्यों ना, अगर कंपनी डिविडेंड ना बोलकर डिस्ट्रीब्यूट करे एसेट्स को। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा अभी एक बार, पहले बोल मुझे लिखने दीजिएगा। तो दिस डिविडेंड इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड। अरे सर, अभी ये डीम्ड डिविडेंड क्या होता है सर? डीम्ड डिविडेंड का मतलब कि बच्चे, लगने को वो डिविडेंड लग नहीं रहा होगा, पर सरकार क्या बोल देगी उसको, डीम्ड। डीम्ड का मतलब क्या होता है? मानो या ना मानो, मानना पड़ता है। जैसे कि सर 222A, अरे सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे। एक सेक्शन आएगा 222A, उसको क्या बोल दिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। नेक्स्ट आएगा 222B, 222C, 222D, 222E, 222F। ओ माय गॉड, हमने आज यही करने हैं। ये सारे के सारे डीम्ड डिविडेंड होते हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मैं कंपनी हूँ, आप सब शेयर होल्डर हो, मैंने आप सब में प्रॉफिट बांटे। कैसे बांटे जाते हैं प्रॉफिट बेटे? वैसे कैश में। तो अगर मैं कैश में बांटूंगा तो नॉर्मल डिविडेंड हो। मैंने क्या करा, सबको बैग दे दिवाली पे, मैंने क्या करा, बैग दे दिया, वॉचेस दे दी, और कंपनी कह रही है ये तो कोई डिविडेंड नहीं होता। मैंने तो दिवाली की खुशी है, सबके घर में मैंने एक एक आईफोन भेजा। तो सरकार कहती है भाई सुन ले, अगर एक कंपनी ने एसेट भी डिस्ट्रीब्यूट करा ना, तो वो भी डीम्ड डिविडेंड है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इज डीम्ड डिविडेंड। आगे सुनिएगा, कंपनी बोला अच्छा एसेट नहीं बेचते, चलो डिवेंचर दे देता हूं फ्री को। आप शेयर होल्डर हो, आपको फ्री के डिवेंचर दे दिए। तो सरकार ने बोला सुन ले, 222B ये कहता है कि अगर आप डिवेंचर और बॉन्ड फ्री में दे रहे हो किसी को, तो वो डिविडेंड है। क्यों, डिवेंचर की वैल्यू नहीं होगी क्या मार्केट में? बिल्कुल है। आगे, कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में आपको आपका पैसा वापस दिया जा रहा है। तो इतनी बात सुन लो, अगर तुमने 100 रुपए डाला था और मैं तुम्हें वापसी में 120 रुपए दे रहा हूं ना, तो 20 रुपए डिविडेंड है तुम्हारे लिए। समझ आनी चाहिए आपको बात। ऐसी रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्या होता है वैसे? बायबैक ऑफ कैपिटल। आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करा था 100 रुपए, आज मैं आपसे शेयर वापस ले रहा हूं, आपको 400 रुपए दे रहा हूं। तो 100 रुपए तो तुम्हारी असल रीपेमेंट हुई, 300 क्यों मिल गई तुम्हें ज्यादा? प्रॉफिट हुआ तभी तो मिल रहे हैं। और 222F भी बायबैक का ही आया है, नया ही आया है। तो हमें ये एक एक सेक्शन समझना होगा। पॉइंट ये है कि डिविडेंड जितना सीधा दिखता है उतना नहीं है, जो डिविडेंड है वो तो है ही, लेकिन ये डीम डिविडेंड भी होते हैं साथ। समझ आ रहा है बच्चे? तो एक बार लिखिए ना इसको बच्चों। दान जी, ऑल द वे फ्रॉम ओमान। कब आया? कल? परसों। परसों आया? आपने स्टोरी सही देखी। मुझे लग रहा था वो एयरपोर्ट टाइप्स लग रहा है। कल मैं था वो, अच्छा वहां पे चला गया था। हाँ, डिविडेंड इज भाई देख, अभी इसको भी जैसे लिखेंगे, एक चीज समझ कि जब डिविडेंड को ये बोला जाता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चाहे मैं तेरे को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूं, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड यू हाउ मच, 1 लाख। ठीक है, पेपर में आएगा कि कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कितना करा, 1 लाख रुपए। कंपनी के प्रॉफिट कितने, 70,000। तो शेयर होल्डर के लिए टैक्स में कितना करोगे, 70। प्रॉफिट से ऊपर कैसे हो जाएगा डिविडेंड? पर आप बोलोगे सर बांटा तो है, हाँ तो ठीक है ना बेटे, कोई बात नहीं। प्रॉफिट ही हमारा 1 लाख, मैंने लोन लेके दे दिए तेरे को पैसे को। जो एक बात बता, जितना मेरा प्रॉफिट होता है कंपनी के पास उतना ही कैश होता है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे पास प्रॉफिट 1 करोड़ का हो और मेरे पास कैश 500 करोड़ का हो सकता, हो सकता। मैं जैसे लोन उठाऊंगा, कैश बढ़ जाएगा, बांट दिया।
लिख लिया बच्चों ने? इधर लिख लिया? सौम्या जी ने लिख लिया? आपका नाम सौम्या जी है ना बच्चे? अनुष्का, ओके। और अनुष्का हुआ है। चलिए आगे बढ़ू क्या? अच्छा, अब एक चीज समझना, मैंने एक लाइन लिख के दे रहा हूं आपको, मतलब वो तुम्हें समझ आना चाहिए। जनरल लाइन है ये, पहले पहले मुझे समझना पड़ेगा, तभी मैं टीम डिविडेंड वाली चीजें समझा सकता हूँ। डिविडेंड इज टैक्सेबल to the extent of accumulated profits। इतनी लाइन समझ आई मेरे? चलो ऐसे और छोटा बेसिक चलता हूं। किसके लिए टैक्सेबल कह रहा हूं मैं? इन दी हैंड्स ऑफ, एग्जैक्टली। तो आपको पहले ये तो समझ आना चाहिए दैट इट इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर टू दी एक्सटेंट ऑफ, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है भाई जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। जब जनरली आपको बता दूं, मैं जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, क्या सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट में से करता हूं, या पुराने में से भी कर सकता हूं? पुराने में से भी। और पुराने और करंट मिला के बैलेंस शीट में तो दिख रहा होता है। पिछले साल प्रॉफिट था 100 रुपए, इस साल प्रॉफिट है 100 रुपए, तो इस साल के एंड की बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट दिख रहा होगा? 200 रुपए। ये तो आपको पता है ना। सो दैट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और ये लाइन तो आपको ऊपर भी एग्जांपल से कन्विंस हो रहा है इस चीज पे, ठीक है। आगे लिख रहा हूं मैं, whether capitalized or not। सर जी आप ये क्या बोलते हो? छोड़ो ना बेटी, लिख दो बेटी अच्छे से राइटिंग। अब इस लाइन को समझाऊंगा प्रॉपर। ये जनरल इसके नीचे नहीं ऐसे लिखता है लॉस, ठीक है। डिविडेंड ही चल रहा है, चाहे पूरी क्लास में डिविडेंड ही चलेगा। Dividend is taxable in the hands of shareholder to the extent of accumulated profits. That means profits, whether capitalized or whether capitalized or not। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब होता है बोनस इशू। प्रॉफिट को खत्म करके कैपिटल में डाल दिया। याद करो, बोनस इशू करा आपने फाउंडेशन में, मेरे पास प्रॉफिट पड़े थे, मैंने कहा बोनस इशू दे दो, वहां से प्रॉफिट गायब हो जाएंगे, कहां चले जाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा। उसका यहाँ क्या लेना देना, मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले आप ये समझिए, कैपिटलाइज और नॉट के नीचे आप बोनस लिख दोगे तो आपको याद आ जाएगी बात। अब मैं आपको बोलता हूँ कि सरकार ये कर क्या रही है, किस सोच से प्रोविजन बन रहा है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं। एक कंपनी, वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही, कंपनी का पीएनएल है 30,000, आज तक का प्रॉफिट कितने का बचे? एपी लिख देता हूं मैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। सो द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर 30,000, और कंपनी डिविडेंड दे रही है 20,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं शेयर होल्डर के लिए कितना टैक्सेबल हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चे? 20,000। वेरी गुड। लेकिन अगर उसने डिविडेंड दिया होता 35,000 का, तो कितना टैक्सेबल होता है अदर सोर्स? 30,000, क्योंकि प्रॉफिट से ऊपर तो नहीं जा सकते ना। ये बात तो तय है यहाँ तक। तो कंपनी को एक बात समझ आई। कंपनी ने कहा अच्छा, यानी कि मैं अपने शेयर होल्डर को फायदा दे सकती हूँ। मेरे प्रॉफिट अगर इतने दिख रहे हैं तो इससे ऊपर तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों ना अपने प्रॉफिट्स को कम दिखा दिया जाए। मतलब सर, मतलब ये, दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हैं? 30,000। आपको एक बात पता है कि जब आप बोनस इशू करते हो, कितने का आपने बोनस इशू करा? 20,000 का। एंट्री बताओगे बोनस इशू के बच्चे?
क्या है दोस्त? सिंपल सी एंट्री, ऐसी याद दिला देता हूँ एकदम एग्जैक्ट। CRR डेबिट होता था, SPR होता था और फ्री रिजर्व डेबिट होते थे टू बोनस और बोनस टू कैपिटल। तो इतनी लंबी बात करने की जरूरत नहीं। रिजर्व डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि भाई कैपिटल तो बढ़ेगा, शेयर इशू करूंगा, उसके बदले पैसे नहीं आ रहे, नुकसान हो रहा है, तो मैं रिजर्व डेबिट करूँ। तो अब छोटी सी एंट्री अगर आप समझ पाए कि बोनस की क्या होती है, जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर, यही होती है ना बच्चों? आप अग्री करते हैं इस बात को बच्चों? तो भाई बात ऐसी है, अगर तुमने बोनस दे दिया 20,000 का, तो मुझे बता दो कि अपडेटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या रह गया। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट कंपनीज वर डूइंग। और अब कंपनी क्या करती थी, अरे हमारा तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 10,000 है रे भैया, और हमने डिविडेंड कितना दिया रे भैया, 20,000। अब बताओ टैक्सेबल कितना होगा? योर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज हाउ मच, 10,000 एंड यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 20,000। तो आंसर तो आपका नेचुरल 10 आ रहा होगा अगर आप बेसिक लेवल तक का दिमाग लगाओगे। पर अब आप इस प्रोविजन को पढ़िए, सरकार कह रही है चाहे तू कैपिटलाइज कर ले चाहे ना करे, मैं उसको प्रॉफिट के अंदर ही काउंट करूंगा। यानी कि तुम्हारा बोनस कैपिटलाइज प्रॉफिट बोल सकता हूं इसको, प्लस ये 30,000 है तुम्हारा प्रॉफिट। तुम ये दिखाने का काम कर रहे हो कि तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया बोनस इशू करके, ऐसे मत करो। बोनस को भी पकड़ूंगा, यानी कि कैपिटलाइज प्रॉफिट भी पकड़ूंगा और नॉर्मल प्रॉफिट भी पकड़ूंगा। तो मेरी लिमिट कितनी होगी बेटे, 30,000। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा बीबी, 30,000। समझ आ रहा है बच्चे? सर जी मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा 80,000, कितना? क्योंकि बच्चे आपको बोनस का अमाउंट और एक्यूमुलेटेड का अमाउंट दोनों लेना होता है, क्योंकि बोनस के अमाउंट को कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कहा जाता है, द प्रॉफिट विच इज कैपिटलाइज्ड। एंड डू आई हैव टू टेक द कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट? यस। क्यों क्या लिखा था, वेदर कैपिटलाइज्ड और, तो जो प्रॉफिट आप कैपिटलाइज कर रहे हो आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर है सब कुछ? दूसरे वाले में वो एक पार्ट है उसमें टैक्सेबल 30 हो। दोस्त मैंने डिविडेंड ही 20 दिया तो 20 ही होगा ना। जब मैं डिक्लेयर ही 20,000 कर रहा हूं तो मुझसे ज्यादा कैसे करूं? समझ रहे? तेरे प्रॉफिट्स कितने हैं टोटल, 30, बट यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 20। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट 20 कर रहा हूं तो मैं टैक्स कैसे कर दूंगा? एग्जैक्टली 30। मैंने 80 डिस्ट्रीब्यूट करा, पर मेरा डिविडेंड जो टैक्सेबल होता है प्रॉफिट से ऊपर तो नहीं जा सकता। और मेरे प्रॉफिट कितने के, 30,000। जिसमें बोनस दिया है इसमें 20,000 टैक्सेबल होगा, जो एंट्री वाला है। रुक जाएगी, तेरे को ये समझ आ गया डिविडेंड इतने। अब तू मुझे बता तेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने। अब इसको मैच कर ले ना, तेरे प्रॉफिट 30,000 के हैं, तू बांट रहा है 20,000, तो 20,000 ही तो करूंगा ना। यहां पर भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने का है, 30,000 का, तो इसमें तो 30 से ऊपर नहीं जा सकता ना। ये आपको अब लाइन जब बार बार दिखेगी तो आपको समझ आएगा कि मैंने जनरल डीम डिविडेंड के लिए आपका बेसिक इनपुट दिया। तो अब आपको ये लाइन समझ आ रही है, दिस इज अ जनरल लाइन, ये चेंज भी होगी बीच बीच। द डिविडेंड is taxable in the hands of shareholder to the extent of economic profit, whether capitalized or, क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो आप में से कोई बच्चा जो इन्वेस्ट करता है, नहीं शाहिद जी कैसी चल रही है बेटा आजकल इन्वेस्टमेंट, देख रहे हो पोर्टफोलियो या? हाँ आज उठी है, मैं तो दिखता ही नहीं। मैं पॉजिटिव रहने पे बिलीव करता हूँ, जब भी पोर्टफोलियो खोलता हूँ और वैल्यू गिर जाती है। हाँ क्या कह रहे हैं? जिसके बाद MRF के 250 शेयर आज दिखाता हूँ आपको।
तुमको भी पता लगे कि भाई सच क्या है ना। पर आपके हिसाब से मेरे पास है 250 शेयर। देखो एक बात बताओ, 250 शेयर और एक शेयर कितने का, अभी तो गिर गया है, पर 1.5 लाख लिख देते, क्योंकि कुछ बच्चे अभी जो रिसेंटली ज्वाइन करा, आपको पता होना चाहिए हाउ रिच है। ठीक है, तो 250 इंटू 1.5 लाख करना, 3 करोड़ 75 लाख रुपए के मेरे पास एक कंपनी के शेयर है। अब मुझे बता दो, इतने पैसे होते मैं दुष्यंत सर से बात करता है। ठीक है, तो इतने अगर होते ना बच्चे, तो मैं चिल कर लेता भाई, मेरे को रिलैक्स करना है। तो और मेरे पास वैसे फैक्ट आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कितने शेयर हैं। मेरे पास बच्चे, एक जीरो हटा दो आप। यार मेरी बातों का भरोसा नहीं आप है। और एक ये भी हटा दो बच्चे, 2 शेयर है बच्चे। ठीक है, 2 MRF के शेयर है, और गाड़ी में 4 टायर लगे हैं MRF के। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप मुझे बताओ कितनी वैल्यू, 3 लाख। इतने में तो दुष्यंत सर से बात करनी बनती है। और मैं आपको बता दूं, मेरे को डिविडेंड मिला है, मैसेज आया था सुबह सुबह, 300% डिविडेंड मिला भाई साहब। आप बताइए कितना अमाउंट मिला होगा। हाँ जी, 9 लाख रुपए, ऐसा आपको लग रहा है। डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू, पार वैल्यू इज 1 रुपी। 1 रुपए का 300%, 3 रुपए। और मेरे पास 2 शेयर थे, पूरे 6 रुपए आए। और इनकम टैक्स गवर्नमेंट लेती है, इस पे टैक्स लगेगा। समझ लो, 6 रुपए पे टैक्स देना पड़ता है बेटा। सही है, हाँ, फैक्ट। 6 रुपए पे मैं अभी रिबेट कैटेगरी में आ रहा हूँ, तो मेरे लिए एग्जाम्पल हो जाता है। रिबेट जैसे 5 लाख के अंदर इनकम, बट अगर आप 30% के ब्रैकेट में हो, तो 6 रुपए पे कितना लग जाएगा बच्चे, 30% इज 1.8 रुपीज, तो कितने बच जाएंगे, 4 रुपए 20 पैसे। ठीक है, तो रियलिटी ये है। और आप कहते हो मेरे 250 शेयर है, अरे तो दिस इज द रियलिटी। आप मानते ही नहीं, मतलब सर आप तो दिखाने वाले थे। डीमैट अकाउंट में भी दिखा दूंगा, एक बार कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। डीमैट अकाउंट में वो लिखता हूँ, लॉगिन आईडी पासवर्ड पता नहीं मिल नहीं रहा था लगता है। तुमको पता, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है ना कि तुम ना डिसअपॉइंट हो जाओगे सर, इतने कम, मतलब मेरे को वो चीज है। मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे पास ज्यादा है, मैं नहीं दिखा रहा, मेरे को इतने कम है कि जो इमेज गई हुई है, ठीक है ना, मतलब वही सर कम लगेगा ना ट्रांसफर। नहीं, तेरे पास ज्यादा होगा भाई। जुनेद जी का पहले पोर्टफोलियो खोलेंगे। अच्छा, मार्केट डेली पता होती है तेरे को। ठीक है, चलिए, तो अब आप एक चीज समझिएगा। तो अब ना, आपको नॉर्मल डिविडेंड तो समझ आ गया बच्चे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ना कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल, एंड सेम लाइन, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, सो दिस इज जनरल। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं 222 ABCDE। आइए लिखना शुरू करते हैं 222A। 222 ए नॉर्मल डिविडेंड है या डीम डिविडेंड है बच्चे, डीम डिविडेंड। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, ओके भाई साहब, कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर is taxable as deemed dividend। और अब आपको लाइन अच्छी लगेगी, टू द एक्सटेंट ऑफ, क्या लिखूंगा बच्चों, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और आगे क्या लिखेंगे, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ओके,
तो मैं डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहा हूं भाई, एसेट्स, टैक्सेबल क्या हो जाएगा, डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेट प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और। अब सवाल ये होती है कि वो एसेट की ना मार्केट वैल्यू ली जाती है। भाई मैं तुम्हें मोबाइल दे रहा हूँ तो वैल्यू कैसे लगाऊं, जब डिक्लेयर कर रहा हूँ या जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट लेनी होगी ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सर इतनी गहरी बातें करनी पड़ती है, हाँ बेटे हाँ। ओके, अब आप मुझे बताइए 222 ए के ऊपर एक क्वेश्चन भी है, बट एक काम करते 222 बी भी लिख लेते फिर समझते। 222 बी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड्स to its shareholder. And mind you, if I'm writing shareholder, so it can be equity as well as preference. अच्छा जी, अगर कंपनी ने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स फ्री के बांट दिए शेयर होल्डर को, तो भी तो डीम्ड डिविडेंड ही होगा। आगे की लाइन क्या होगी, लिखना मत अभी वैसे, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, पर बात नहीं खत्म नहीं हो रही यहाँ पे, आगे समझना। एंड distribution of bonus shares, oh my god, to preference shareholder। मैं क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं बच्चों, किसको, इक्विटी को दिए तो दैट्स नॉट डीम्ड डिविडेंड। समझ रहे हो, नीचे नोट लिखाऊंगा अभी। अगर आप प्रेफरेंस वालों को बोनस देते हो तो वो डीम्ड डिविडेंड है, इक्विटी को बोनस दोगे तो नहीं। is taxable as deemed dividend to the extent of accumulated profits, whether capitalized or not। आगे की लाइन तो आपको समझ आ रही है जी, आपको तो मेन वो पकड़ना है भाई, डिवेंचर दे दिए या बोनस दे दिए तो वो भी डीम्ड डिविडेंड हो जाता है। बस इसके नीचे आप नोट क्या डालोगे, देखो बढ़िया सा एक वो लिखवाता हूं। एक कंपनी है, वो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स इशू कर रही है, चाहे इक्विटी शेयर को करे चाहे प्रेफरेंस शेयर को करे, कहने से इट इज डीम्ड डिविडेंड। एक कंपनी है, वो बोनस शेयर इशू कर रही है टू इक्विटी शेयर्स, इज इट डीम्ड डिविडेंड, नो, ये डीम्ड डिविडेंड नहीं है। लेकिन एक कंपनी है, वो बोनस इशू कर रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इट इज डीम्ड। तो बातों में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंसिडर्ड एज डीम्ड। ठीक है बच्चे, ये 3 केसेस बना लीजिए, नोट भी लिख लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। बॉन्ड्स है उसमें, जैसे कि सबने बोनस शेयर इशू करे इक्विटी शेयर वाली, लेकिन जैसे आपने भी ये वाला एग्जांपल जो बताया था, ये वाला जो एग्जांपल बताया, इसके अंदर हमने बोनस शेयर को डीम्ड डिविडेंड कंसीडर करा। तो जैसे कि हम इक्विटी शेयर पे करके अपना प्रॉफिट कम करके फिर अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें डिविडेंड को, देख वो अलग चीज है। मैंने जब बोनस इशू करा तो उससे मैंने उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। अब वो जो बोनस थे, मान लो मैंने इक्विटी को दिए तो वो तो डिविडेंड नहीं, ठीक है,
अब मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अपडेटेड आ गई। अब अगर मैं उससे किसको बोनस दूं, मान ले प्रेफरेंस को दे रहा हूँ या खुद भी दे रहा हूँ, मान ले प्रेफरेंस को दे रहा हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाएगा, खुद ही जो एक्सप्लेन अमाउंट जो हमने उसको दोबारा से मतलब जो न्यू अमाउंट जो आया हाँ। है प्रॉफिट का उसको मानेंगे डिविडेंड। लेकिन अगर ऊपर में भी अगर मैंने जो बोनस दिए थे कैपिटलाइज, अगर वो प्रेफरेंस को दिए होते तो उस टाइम से ही डिविडेंड डिविडेंड उस टाइम नहीं होता। ऐसे भी नहीं है इक्विटी शेयर हाँ। पहले देके कम कर तो दिया एग्जैक्टली वो ट्रांजैक्शन था नहीं, ठीक ठीक है। उस बताइए, क्लियर है बच्चे? एक नोट लिख लीजिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखने के बाद नोट और लिख रहा था नहीं वो हल्का सा नीचे वो बात नहीं एनी डिस्ट्रीब्यूशन of bonus share to equity shareholder is not considered as deemed dividend, is not considered as deemed dividend. क्लियर है जी? क्लियर है बच्चे? खूब। आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, वैसे बच्चों वाला क्वेश्चन है, बचेगा आपको थोड़ा सा ब्रीदर मिल जाएगा एक बार कॉन्सेप्ट से थोड़ा। आइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8.1, एक बार इसको रीड करना बच्चे और ट्राई करना कि कैसे सॉल्व होगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। मार्केट वैल्यू ऐसे की अलग अलग नहीं जी क्या हो रहा है? जो मार्केट वैल्यू दो दे रखी नहीं लिखी सर इसके अंदर मेंशन ये बोनस शेयर की कोई शुरू नहीं तो उसको छोड़ना, तू सिर्फ कैपिटलाइज प्रॉफिट नहीं, बस वो देखना कि प्रॉफिट और अगर कुछ नहीं लिखा तो इक्विटी को इशू है। आप अपना वो कॉन्सेप्ट बनाओ ना कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने लोगे आप, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, वो भी वो वाली चीज है। समझ रहे? कितने बच्चे एक बार चलो कर लो आराम से, फिर मैं बताता हूँ। हो गया बच्चों? एक बार बताइए कितने बच्चों का हो गया ये वाला क्वेश्चन? आ गया समझ? पर मैं एक बार बोल देता हूँ, आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने बच्चे एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज, मतलब इसमें बोनस वाला पॉइंट नहीं है ना। तो अगर मैं बोलूं मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 3 लाख से अभी, और वो कह रहा है कि बोनस जो है ना 1 लाख का इशूड इन द पास्ट, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे कैपिटलाइज प्रॉफिट अलग से भी तो पड़े होंगे ना, कितने रुपए के? तो इसका मतलब मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हो गए बच्चे? 4 लाख। द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स ऑफ 2.5 लाख टू द शेयर होल्डर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। तो भाई हमें दिख रहा था कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करा 2.5 लाख के एसेट्स, ठीक है। लेकिन अब ये एक सवाल आता है कि सर ये बुक वैल्यू है या ये मार्केट वैल्यू? ठीक है, इसे थोड़ा सोचना पड़ता है। कंप्यूट द अमाउंट टैक्सेबल एज डिविडेंड इफ मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने जो जो बातें लिखवाई है उसके पीछे पर्पस है, आपको मार्केट वैल्यू कौन से दिन की लेनी है? डिस्ट्रीब्यूशन की। तो भाई मैं ये 2.5 लाख देखूं जिसकी मुझे डेट वेट नहीं पता लग रही,
या मैं ये वाली वैल्यू लूंगा, नीचे वाली तो लूंगा। तो मैंने 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूट करा, एक्यूमुलेटेड कितने हैं मेरे 4 लाख, कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख का 2 लाख टैक्सेबल होगा। दूसरे केस में 3.5 लाख, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने 4 लाख, 3.5 टैक्सेबल हो जाएगा। अगला क्या बच्चे 4.5 लाख, बट यू हैव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख, तो 4 लाख दो। क्लियर है बच्चे? ऑल क्लियर टिल हियर? वेरी गुड। अगली हेडिंग हमने कर ली है। हाँ, वो क्या देखो क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है? एक्सक्लूडिंग का मतलब इसके अंदर बोनस है या नहीं, पर तेरे को जोड़ना है ना उसको। ये सवाल ये नहीं है कि मैंने जब बोनस दिए हैं तो वो टैक्सेबल है कि नहीं, ये सवाल ये है कि तेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, और तू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में जो तेरे रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं और कैपिटलाइज्ड होते हैं दोनों लेते हैं। तो तू अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो ये नहीं पूछ रहा है कि ये जो बोनस दिया इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, समझ रहे? तो आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए, समझ रहे? ठीक है बस। अब आप मुझे बताइए 222 हो गया बच्चों का, यही लाइन लिखी है ना जी, यही लिखी हुई है आपने, बहुत अच्छी बात है जी। आइए अगला लिखते हैं, जो मैं बोलूंगा वो लिखना। 222C बच्चे, any distribution to shareholder on liquidation of the company. Any distribution to shareholder on liquidation of the company. जब एक कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है। तो जब पैसा दिया जाता है तो 2 चीजों के लिए दिया जाता है, एक आपने जो पैसा हमारी कंपनी में लगाया था वो, और अगर कंपनी में ज्यादा पैसा पड़ा तो वो भी ले लो, मालिक आप हो, एंड में तो सारा आप ही का होगा बच्चे, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप एक चीज समझिए, पहले मैं आपको रीड करवाता हूँ फिर मैं लिखवा दूंगा। देखो क्या लिख रहा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन, क्या लिख रहा है ये, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, ये वही वाली लाइन लिखी थी, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, डीम्ड डिविडेंड अंडर 222C, पहली बार। आगे सुनिएगा एक बार, it may be recalled that when a company goes into liquidation and the assets are distributed in kind to the shareholder, there is no, इसको नहीं पढ़ना, छोड़ दीजिए वो, यहाँ पे वो बात ही नहीं लिखी हुई जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। अब मेरी बात समझिए, अब मेरी बात समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए अगली लाइन में। हाँ जी बिल्कुल, पहले एक तो लाइन दिमाग में आ रही है फिर वो लिखो। एनी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने क्या लिखा अभी तक, on liquidation of the company is deemed as dividend, is deemed as dividend to the extent of, to the extent of accumulated profits whether capitalized or not, whether capitalized or, ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी, ठीक है दोस्त, इज डीम्ड एज डिविडेंड वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब एक चीज समझिए, दिस इज द डेट ऑफ लिक्विडेशन, इस दिन कंपनी बंद हो रही, डेट ऑफ लिक्विडेशन बंद हो रही। अब इसका नाम हट रहा है या इस दिन अनाउंस हो रहा है, इससे में कुछ लेना देना नहीं। सो दिस इज द डेट ऑफ लिक्विडेशन। अगर आप कुछ भी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो टू शेयर होल्डर तो इसको क्या बोला जाता है, डीम्ड डिविडेंड। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर द डेट ऑफ लिक्विडेशन इज कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। लेकिन जब कंपनी बंद हो जाती है और अगर अब आप शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये माना जा रहा है कि, माना जाता है दैट इट इज कंसिडर्ड एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मैं फिर से बोलता हूं, और ये थ्योरेटिकल बातें हैं कुछ, मैं आपको लॉजिक एक लेवल तक दे सकता हूं पर फिर प्रोविजन पर आना पड़ता है। लिक्विडेशंस की डेट से पहले जो भी आप दोगे
उसको मैं क्या मानूंगा बच्चे, डिविडेंड। और लिक्विडेशन के बाद जो आप दोगे उसको मैं क्या बोलता हूं, इट इज कंसिडर्ड एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसी लॉजिक पे 2 लाइन लिख लीजिएगा, पहले ये बना भी लो। मान लो ये साल है हमारा 1/4/25, 31 मार्च 26, और लिक्विडेशन कब हो रही है जी, मान लीजिए 10 अगस्त 25 को हो रही है। तो अगर मैं लिक्विडेशन से पहले डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो माना जाता है कि अरे तुमने तो प्रॉफिट बांट दिया भैया। लेकिन अगर लिक्विडेशन के बाद करते हो तो तीन डिविडेंड के प्रोविजन लिक्विडेशन में लगते ही है, तो उसको क्या माना जाता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये सी एक लेवल पे थ्योरेटिकल बात है। इससे पहले 95 आते हैं to shareholders at the time of liquidation of the company's dividend. तो तू ये कह सकता है कि वो पूरी की पूरी लाइन किस चीज को रिलेट कर रही है, इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर द डेट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन से पहले जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट। उसके बाद जो होगा उस पर डीम्ड डिविडेंड के प्रोविजन नहीं लेंगे। हाँ, पर आपको उधर लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये बना सकते डेट ऑफ लिक्विडेशन इस दिन कंपनी बंद हुई। बना लिया बच्चे? अब एक बार बोल देता हूँ इसको इन वर्ड्स में। एनी डिस्ट्रीब्यूशन, लिखेगा, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स before the date of liquidation, before the date of liquidation, before the date of liquidation is considered as deemed dividend to the extent of accumulated profits, whether capitalized or not, to the extent of capitalized profit, whether capitalized or, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, any distribution after the date of liquidation, any distribution after the date of distribution, after the date of liquidation is considered as repayment of capital, is considered as repayment of capital and not being dividend, and not being dividend. Repayment of capital and not deemed dividend. क्या सब बच्चों को क्लियर है? ओके, कह रहे हैं बच्चे इससे कोई प्रैक्टिकल नहीं आता, लेकिन इससे ऐसे केस सिनेरियो छोटा सा कोई एमसीक्यू या ऐसे आ जाएगा, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके का आ सकता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्ड नहीं। ठीक है, अगला देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये हेडिंग डालिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ब्रो दिस इज 222D। अभी जो हमने करा था वो 222C करा था बच्चे। अभी एक बात बताओ, 222A क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, 222B बोनस, हाँ, और बॉन्ड्स, 222C क्या था, लिक्विडेशन वाले। अब मैं आ गया हूं 222D पर। 222D इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अरे सर ये क्या होता है, आप बताओगे बच्चों क्या होता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल? बायबैक। लेकिन अब इसमें अलग बात ये है कि 222F एक और आ गया बायबैक का।
समझ रहे हो? तो ये भी बायबैक का था और इन्होंने इसको हटाया नहीं, नया बायबैक के प्रोविजन और डाल दी। ठीक है, तो भाई बात ऐसी है, मैं अगर तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करा, मान लो मैंने कंपनी में इशू करा था, जब मैंने फर्स्ट टाइम कंपनी बनाई थी, तो मेरा इशू प्राइस क्या था बच्चे, 10 रुपए। पार वैल्यू क्या थी, 10 रुपए। बहुत अच्छी बात है, मैंने आप सबसे कितने रुपए ले लिए, 10 रुपए ले लिए। आज मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, मैं बायबैक करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको 70 रुपए दे रहा हूँ, आई गिव 70 रुपीज। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जो 70 मिले उसमें से आपके अपने कैपिटल की रिपेमेंट कितनी हुई? उसको तो मैं इनकम नहीं बोल सकता ना, लाइक यू हैव गिवन मी 10, आई एम रीपेइंग यू दैट 10, उसको इनकम बोलूं क्या? नहीं, इनकम किस चीज को? एग्जैक्ट, बिकॉज दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट। क्यों दे रहा हूं मैं आपको 10 के 70? क्योंकि मैंने प्रॉफिट कमाया, तो उससे तो रिलेट कर रहा है। तो बेसिकली देखो, आपने मुझे दिए 10 रुपए और मैंने घूम के बायबैक करके आपको कितना दे दिया, 70। तो आप मुझे बताइए डीम डिविडेंड कितना होगा, 60 टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 30 रुपए है तो 30 माना जाएगा भाई, क्योंकि वो लाइन तो चल रही। समझ रहे बच्चे? चलिए अब इस पे बस 2 लाइनें लिखेंगे और थ्योरेटिकल बात है, क्योंकि मेन बायबैक का अलग सेक्शन आ चुका। ठीक है, एक बार देखिएगा, एक बार मैं लाइन आपको रीड कराता हूं। Any distribution to its shareholder by a company on reduction of capital, और आगे भाई लिखा है to the extent of profit whether capitalized or, ठीक है जी, मैं लिखवा देता हूं आपको। Any distribution to shareholders of the company, any distribution to shareholders of the company on account of reduction of capital, on account of reduction of capital is considered as deemed dividend, is considered as deemed dividend to the extent of accumulated profits, whether capitalized or not. Whether capitalized or, आपको लॉजिक समझ आ गया सारे सेक्शन का? ठीक है, अभी और भी चीजें आएंगी, अब एक थोड़ा अच्छा सेक्शन आएगा 222E। आइए देखते हैं एक बार। तो हमारा ABCD क्लियर है, एक बार बताओगे 222A क्या था बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। ठीक है, 222B स्टॉप लॉस और टारगेट। करेक्ट, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। ठीक है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देन 222C, any distribution on liquidation of the company. अच्छा, before liquidation या after liquidation? Exactly, before liquidation is considered as deemed dividend. After liquidation is not considered as deemed dividend, it is considered as repayment of capital. And 222D, reduction of capital to the extent of accumulated profit, whether capitalized or no. सेट है जी कहानी? अगर आपकी कहानी ये सेट है ना, तो मेरा आपसे एक सवाल है। मैं बच्चे जब मेरा CA कंप्लीट हो गया था ना, तो मेरी ना मतलब जॉब लगी थी एक कंपनी में। आप बच्चों ने गुड़गांव गए बच्चे? गुड़गांव में तुमने वो देखा मर्सिडीज का शोरूम देखा किसी ने? सेक्टर 42 में, मतलब फेमस शोरूम है वो, ग्लोबल फोयर, नहीं ग्लोबल फोयर है। हाँ, बिल्ड पूरे उसका बिल्डिंग का नाम होता है ना, जैसे साइबरम में जो टावर्स होंगे वो है, तो ग्लोबल फोयर है सेक्टर 42। ठीक है, तो मेरी ना जॉब उधर लगी थी और मुझे कंपनी का नाम याद है आज भी, PECL। PECL का फुल फॉर्म क्या था? प्री डोमिनेंट। एक होता है बेटे डोमिनेंट, ये क्या थे बच्चे? डोमिनेंट से भी ज्यादा, प्री डोमिनेंट इंजीनियर्स एंड
कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता था? पीसी। इस कंपनी के जो मालिक थे ना, ही वॉज मिस्टर सूद, ठीक है। और एक ही बंदा कंपनी चला रहा था, हाँ बेटे, क्योंकि ये थे और इनकी वाइफ, जिनको कुछ नहीं पता था, बस ये था कि दोनों के पास ही शेयर थे। हाँ चलो सर, ये सब बातें आप क्यों बता रहे हो बेटे? जब मैं गुड़गांव गया था, मैंने इनका ऑफिस देखा, मुझे लगा भाई बढ़िया कंपनी लग रही है। 50 60 70 लोग बैठे हुए हैं प्रॉपर, जैसे एमएनसी कल्चर होता है। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू मेरी सिलेक्शन हुई। तो मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने उसे बताया कि मैं स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कैप्टन था, खेलता था, ठीक है। तो जो भी इंटरव्यू ले रहा था ना, ऐसे बता रहा था मैं। तो जो मेरी सिलेक्शन हुई, मेरे तो दिमाग में आपको क्या लग रहा है, मेरे को तो ये लगा होगा ना, मेरा इंटरव्यू बढ़िया है, क्योंकि मैं जो जो क्वेश्चन पूछे मैंने बता दिए। तो उन्होंने मुझे बताया आपका सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि आप स्पोर्ट्स कैप्टन थे, ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है, मुझे तो लगा इंटरव्यू अच्छा गया था, तो वो है। बट जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी ना बच्चे, तो मेरे को एक चीज समझ आई। पीसीएल क्या करता था कि ये ना, जैसे टाटा पावर होता है ना बच्चों, स्टील बनाने वाली कंपनी कौन सी है टाटा की? टाटा स्टील। तो वो बोलते टाटा स्टील क्या करता है, टाटा स्टील को ना फैक्ट्री बनानी होती है। फैक्ट्री मतलब जिस एक मशीनरी के अंदर स्टील बनेगा, स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टील प्लांट चाहिए ना। तो पीसीएल क्या करता था, उनको वो प्लांट बना के देता था। समझ रहे हो? भारत देश में जो स्टील बन रहा है, और सिर्फ टाटा नहीं बना रहा है, जैसे सुपर स्मेल्टर्स करके था। और उस टाइम पे ईरान से भी कई क्लाइंट्स आते थे, इनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? तो होता क्या था, इनके साथ ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ कितने रुपए का बच्चे? 100 करोड़। और मैं आपको मिस्टर सूद के बारे में बताता हूँ, ये एक नॉर्मल एक एम्प्लॉय हुआ करते थे, जिनका 1 करोड़ का पैकेज होता था, टाटा में ही काम करते थे। तो क्या होता है, जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो ना, आप ही लीड कर रहे हो 100 बंदों की टीम, ठीक है, आप रेवेन्यू दे रहे हो, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यार अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए तो मैं अपना ही काम शुरू करता हूँ। एक बार बताओ, जब ये जॉब कर रहे थे इनका पैकेज कितने का होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, ठीक है। पर इन्होंने क्या सोचा कि अगर मुझे ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट मिल जाए जिसपे मैं सेल कितने की कर दूंगा, क्योंकि उनको पूरा ये तो पता है ना कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। 40 साल होगा भाई नौकरी को, 60 साल के थे वो, ठीक है। और उनको ये पता था कि कॉस्ट कितनी लगेगी, 60 करोड़। तो आप मुझे बताइए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग जाए तो मुझे बताओ कितने रुपए का फायदा हो जाएगा? 40। ये सोच के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, और बहुत अच्छा भी चल गया। एक गुड़गांव में प्राइम लोकेशन पर ऑफिस भी है, ऑफिस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज भी बैठे हुए हैं, एकदम एमएनसी कल्चर लग रहा है। मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मैंने ज्वाइन करा, मैंने अकाउंट्स के अंदर ज्वाइन करा कि मैं टैक्स भी दे दूंगा, इनका अकाउंट्स भी देखूंगा। और जब मैंने इनका अकाउंट्स देखने शुरू करे, जब बैलेंस शीट देखा, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मतलब बिजली का बिल जमा नहीं करा। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना साइड, साइड पे लेबर को पैसा देना है, तो खर्चे रिकॉर्ड नहीं होंगे क्या? लेकिन क्या उनकी पेमेंट हो रही थी? नहीं। मुझे लगा भाई पता नहीं है सैलरी देते हैं कि नहीं देते, पहले तो यही लगेगा भाई बैलेंस। तो पता लगा कि सैलरी भी 2 महीने में एक ही बार आता है। तो जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी ना फर्स्ट कंपनी की, वो मुझे लगा भाई ये मैं किधर आ गया, मतलब समझ रहे हो? अब आप समझो कि हो क्या रहा था, समझना है एक बार। पीसीएल के पास क्लाइंट तो है, कितने रुपए का क्लाइंट है? 100 करोड़। तो 100 करोड़ का क्लाइंट है, खर्चा कितने का होता है? तो 40 करोड़ है सर, और जो सैलरी निकलनी है क्या इसमें से निकल नहीं सकती? निकल सकती है। पर भाई साहब, ये भाई साहब क्या करते थे मैं आपको बताता हूँ। टाटा स्टील पैसे देता था पीसीएल को, कितने आ गए एकदम से? 8 करोड़ आ गए। ये बात हमें पता लग जाती थी अकाउंट स्ट्रीम में, ठीक है। बाहर जितने ही बैठे हैं जो सैलरी का वेट कर रहे हैं, भाई सैलरी आने वाली है, 8 करोड़ पैसे आ गए। लेकिन ये मिस्टर सूद क्या करते थे, ये 8 करोड़ पीसीएल के अकाउंट से निकाल के
अपने पर्सनल अकाउंट। 8 करोड़ आया था, किसके अकाउंट में आएगा? पीसीएल के आएगा, पहले करंट अकाउंट होता है, धंधा चल रहा है। 8 करोड़ पीसीएल में आए, सब एम्प्लॉयज को क्या लग रहा है सैलरी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। सारे के सारे 8 करोड़ उन्होंने कहाँ कर दिए? इधर कर दिए, और गुड़गांव में 2 फ्लैट खरीद लिए 4-4 करोड़। कोई बात नहीं, दोबारा भी तो पेमेंट आएगी 10-15 दिन बाद, दोबारा पेमेंट आएगी 5 करोड़। फिर मैंने बताया इस बार लगता है मिलेगी सैलरी, 1 फ्लैट और खरीद लिया बेटे। सारा का सारा पैसा अपने करंट अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको सारी बात इसलिए बता रहा हूँ, नहीं आप बता दो कल को आप प्राइवेट कंपनी चलाओगे, आप कंपनी के अंदर पैसा रखोगे, ऑब्वियसली देखो एथिकल है, सैलरी तो पे करनी चाहिए ना, करनी चाहिए ना सैलरी तो। लो मेरे बैंक अकाउंट में कितने आए, करंट अकाउंट में 100 करोड़, 60 करोड़ मैंने दे दिए, 40 करोड़ बचे, क्या करोगे आप 40 करोड़? आपके करंट अकाउंट में, आपकी कंपनी है, आपका ऑफिस है नेहरू प्लेस में, वहां पे एक बैंक अकाउंट है, उसमें 40 करोड़ पड़ेंगे, क्या करोगे? मेरा आपसे साथ, गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे, कैसे खरीदोगे? प्रैक्टिकल है ये कि बिल्कुल 100%? कंपनी के नाम पे। हाँ जी, कंपनी के नाम पे खरीदोगे। कंपनी के नाम पे खरीदेगा, अगर वो तेरा रेजिडेंशियल है तो वो तेरे को इन्वेस्टमेंट दिखा देगा, पर इनकम टैक्स में डिडक्शन या कुछ ऐसा वो नहीं मिलेगा, समझ रहे? और आप कंपनी के नाम पे खरीदोगे, ठीक है, पर अगर तू अपना पर्सनल घर खरीदना है, तुम्हें लग रहा है कि लोग कंपनी के नाम से खरीदते होंगे या पर्सनल, हो सकता है, ठीक है, आप जो कह रहे हो मैं उस चीज को एक लेवल पे एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए सर, ये जो 40 करोड़ बचे हैं, ये ऐसा दिखा देना कि कंसल्टेंसी दैट मिस्टर सूद हैज प्रोवाइडेड सम सर्विस, जिस वजह से कंपनी ने उनको दी है, या ही इज अ डायरेक्टर ऑल्सो। तो डायरेक्टर अपनी रेम्युनरेशन ले लेना भाई 2-2 करोड़ की, किसने मना करा जाए? बट उसमें एक प्रॉब्लम, आप एक कंपनी में हो, आप ही की कंपनी है, आप ही मालिक हो, आप डायरेक्टर हो, आप पैसा 2 करोड़ रुपए लेते जा रहे हो, पर आपके में टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी नहीं। आपकी एक कंपनी है, बढ़िया कर रही है, आप सैलरी विड्रॉ कर रहे हो, तो भाई साहब मिस्टर सूद को पता है यार, अगर मैंने हर महीना पैसा लिया तो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? सैलरी में। सर कुछ प्रोफेशनल फीस करके दिखा दो, प्रोफेशनल फीस करोगे तो पीजीबीबी में टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि जो कंपनी का पैसा बढ़ा है वो मेरे पास आ ही नहीं सकता, एक्चुअल प्रॉब्लम, ये एक्चुअल में क्यों दिखा दो भाई, इतनी हिम्मत है तो आप ही तो चला रहे हो सारा, उस पर जनरेशन ले लो, डायरेक्टर्स वाली हो ना, तो लो बस, हर महीने सैलरी लो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल नया थोड़ा कर रहा आपको, पर नहीं हो, जो भी है तो उसका कारण बताओ, वीडियो टैक्स ऑन सैलरी, ये दिखा दे दैट आई एम प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, बीजीबी में टैक्स होगा। तो ये क्या दिखाते थे कि सर ये जो पैसा है ना सर, ये मेरे अकाउंट में डालो, और ये दिखाओ लोन लिया है, लोन के नाम से। सोल्यूशन तो लग रहा है, कितने का लोन लिया सर? 8 करोड़ का। मैंने कहा सर ये पेपर बना दो, क्या होगा उसमें, एक एग्रीमेंट बना लो, 500,000 रुपए का एग्रीमेंट बनता है, दैट कंपनी हैज प्रोवाइडेड द लोन टू द डायरेक्टर्स, क्या होगा उसमें? कोई मना करेगा क्या? मालिक ये, डायरेक्टर ये, जब आप सबको सैलरी मिल रही है आप क्यों घुस रहे हो भाई, समझ रहे हो? लेकिन सरकार घुस गई, सरकार कहती है अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर इज अ पर्सन हु होल्ड्स 10% और अबव एंड ही हैज 50%, अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर जिसके पास 10% या उससे ज्यादा अधिक शेयर होल्डिंग होती है, अगर उसको लोन देगी तो ये लोन डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाए। Any loan that is distributed by a private company to its shareholder is considered as deemed dividend to the extent of accumulated profits, whether, ये लाइन यहां नहीं, टू दी एक्सटेंट, यानी कि इसमें वो जो कैपिटलाइज्ड वाले प्रॉफिट है, जो बोनस वाले, वो आपको नहीं। हर बार यही आ रहा था ना, टू दी एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, यहाँ पे नहीं, टू दी एक्सटेंट ऑफ, यानी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट ये ना, बात इतनी सी है।
तो मतलब ये पूरा 8 करोड़ एग्जैक्टली अब हम लोग जो टीम थी हम लोग की फाइनेंस की टीम, जब हम उन्हें बताते थे कि सर आप ये जो 8 करोड़ रुपए अपने बैंक में ले रहे हो क्या दिखाएंगे इसको, हम रिटर्न तो भरनी है हमने, कल को इनकम टैक्स वाला पूछेगा क्या करा, कुछ तो आंसर होना चाहिए ना, नहीं तो बोलेगा तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया था, तो हमें तो पहले से सोच के चलना है। तो कह रहा आप लोन दिखा दीजिए ना। हमने कहा सर लोन अगर दिखाएंगे ना तो एक सेक्शन है 222E, आपकी कंपनी प्राइवेट है, आपके पास 10% है, इट इज कॉल्ड डीम्ड इक्विटी। वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग को पता ही नहीं। वो कहते थे फाइनेंस टीम इज अ हर्डल। वो कहते थे फाइनेंस टीम जो है मेरे को खरीदनी नहीं दे रही प्रॉपर्टी। भाई अगर नहीं समझ आ रहा तो ना आया भाई, अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। पैसा उनका, उनको ओपिनियन दे सकते हैं, आगे उनकी मर्जी, लेकिन आप जब कल को काम करते हो तो आपका प्रोविजन बताना होता है, आगे सामने वाला समझे समझे, नहीं समझे नहीं समझे, दिखा देंगे। अगर 10% से कम हो अगर नहीं, हम एम्प्लॉयज हैं, और मतलब उस कंपनी में और भी गड़बड़ थी, उस कंपनी में पता है क्या गड़बड़ थी, उस कंपनी में क्या हुआ था, मतलब मैंने क्यों छोड़ा था उस कंपनी को। इस कंपनी के एक ऑडिटर है, ठीक है, कोई डिफाइंड ऑडिटर पटेल नगर या कहीं पे थे। उस ऑडिटर को पता ही नहीं है कि इन्होंने खुद से अपनी कोई फर्जी बैलेंस शीट किसी और ऑडिटर से लक्ष्मी नगर के साइन करवा ली है और बैंक से लोन ले लिया। आप समझो उसने क्या करा। मिस्टर सूद को लोन चाहिए था, एक प्रोजेक्ट आ रहा था बहुत बड़ा, उसको लोन चाहिए। लोन के लिए बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा खराब थी, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। उन्होंने सिर्फ पेपर पे बैलेंस शीट बनाई, रियलिटी में लैंड एंड बिल्डिंग 3 करोड़ की है, उन्होंने 15 करोड़ लिखवाया कि कौन आ रहा है देखने। आउटस्टैंडिंग करोड़ों में थे, नील लिखवा दिए, पीएनएल दिखा दी विद नो अकाउंटिंग एंट्रीज बेस, पेपर, सिर्फ पेपर, 2 कागज, पीएनएल और बैलेंस शीट। और कैनरा बैंक में गए और उन्होंने बोला कि इसको, ये बैलेंस शीट है, उन्होंने कहा सीए से साइन करा दो। अब मुझे बताओ जो उनका ओरिजिनल सीए वो साइन करेगा? वो भाई सब क्या बातें कर रहा है, लाइसेंस कैंसिल कराओ क्या? उन्होंने ढूंढा लक्ष्मी नगर में, उन्हें साइन कर, उन्होंने वो बैंक को दिखाया, बैंकर को भी बता दो, बैंकर को बोलो 5-10 लाख 20 लाख पकड़ो, मेरे को सैंक्शन करके दे लोन, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलना है मेरे को, उसके लिए मेरे को सामान खरीदना, पैसा नहीं होगा, 70 करोड़ चाहिए मुझे। बैंक ने भी दे दिए बस। और ये सब हम लोग देख रहे थे, मतलब एक बंदा आ रहा है कोई, वो कह रहा है कि आप इसमें ना ये चेंजेस करके दे दो। तो मैं क्या घबरा था, मैं तो फ्रेशर ही था, मेरा बहुत भी घबरा गया, बेटे 10 से 12 कह रहा है ये क्या चल रहा है भाई, कह रहा है जहां जाना तुम्हें जाओ नौकरी करो, कह रहा मैं तो छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और उसने क्या करा कि उसने ये सब साइन करवा दी। और एक बात आपको बता देता हूँ, ये सब आप साइन तो करा लोगे पर आरओसी एक डिपार्टमेंट में आपको बैलेंस शीट जमा करनी होती है, और पिछली बैलेंस शीट में सब आउटस्टैंडिंग सारा कुछ, और ये भाई साहब बहुत बुरे फंस सकते हो, समझ रहे हो। और उनका क्या कहना था अब आप सुनिए, उनसे हम पूछते थे सर आप टैक्स क्यों नहीं पे करते, कह रहे क्यों करूं। मैं कहा सर अगर नहीं करोगे तो इंटरेस्ट लग रहा है, कह रहे कितने परसेंट, 6%। कहता है मैं ये जो पैसा है ना प्रॉपर्टी में ना, मेरी प्रॉपर्टी 12% से बढ़ गई है, वो 8 करोड़ के ऊपर जो टैक्स वैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ही फील्स दैट वो उस पैसे को एक ऐसी जगह लगा रहा है जो स्पीड से तेज कमा लेगा, तो जब भी इनकम टैक्स वाला आएगा बात कर लेंगे उससे। बट दिस इज हाईली अनएथिकल, समझ रहे हो, मतलब खतरनाक चीज है, बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है, बट ऐसे चल रहा था। हाँ, ये कंपनी अब इनकी डेथ हो गई। ठीक है, काफी मतलब तो वेल एकदम नेक्स्ट लेवल था ये, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा ऐसे इतने ज्यादा
सर आपने बोला 10% से ज्यादा होगा तो होगा हाँ जी। आपको डील करना। हाँ जी। अगर उनका 10% से कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन ले लो। सर मान ले सर का हो गया 91, मैडम का हो गया 9%, तो ले लो आप, डीम डिविडेंड के प्रोविजन ले लो। कौन चला रहा है? बंदी होगी शायद से। सर ऊपर लिखा गया है तो सर क्या दिखा रही है? सर ऊपर लिखा रहा है इधर वो क्लोजेड सर्विस TECA परमानेंटली आ रहा है ना? बिकॉज ही वो, उनके जो बच्चे भी थे ना वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। अगर समझ रहे हो, डायरेक्टर और वो एक होता है ना, एक बड़ी कंपनी खुल गई है गलती से, फादर ने बहुत बढ़िया काम कर दिया पर हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि वो टैलेंट और वो है ही नहीं, वो एफर्ट ही नहीं। तो वो चीज है, बट ठीक है, तो वो वाली चीज है। मुद्दे की बात ये है बच्चे, आगे सुनिएगा एक बार, कि अब अगर मैं आपको फैक्ट्स लिखवाऊं, तो अगर हम लोग फैक्ट्स के एंगल से देखेंगे, तो ये जो कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए या पब्लिक कंपनी होनी चाहिए? एग्जैक्टली। अगर एक प्राइवेट कंपनी क्या दे रही है बच्चे? लोन। किसको दे रही है? टू शेयर होल्डर। कितने परसेंट होल्ड करता है वो? 10% और अबव। तो सच लोन इज deemed dividend to the extent of accumulated profit। ना बात इतनी है, ये बच कैसे जाते थे मैं आपको बता रहा हूं भाई। कितने रुपए का लोन दिया? 8 करोड़। इनके प्रॉफिट बुक्स में थे 2 करोड़ मान लो। डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा? सर ये जो सर उन्होंने प्रॉफिट कम कर दिया होगा उसमें करा लिखा नेचुरली कम होते गया वो। बट ये कर सकते हैं फर्जी खर्चे, जो बंदा यहाँ तक कर रहा है फर्जी खर्चे बनाने में क्या होगा? डिविडेंड से प्राइवेट कंपनी माना जाएगा, पब्लिक में नहीं माना Public जाएगा। लोन लोन ले If a public company, if Reliance is giving loan to shareholders holding 10%, तो डीम डिविडेंड नहीं लगेगा। क्योंकि जनरली ये कहाँ दिखा जाता है बेटे? प्राइवेट कंपनियों में। क्यों? आप खुद कल को एक्सपैंड होकर प्राइवेट कंपनी बना लेना, आप अपने आप फंस जाओगे यहाँ पे। क्यों? आप उसका पैसा लोगे तो सैलरी में हो जाएगा, नहीं तो पीजीपी। लोन ही चारा बच्चा है, और सरकार ने लोन को कहाँ पकड़ लिया? अदर सोर्स में, कि भाई मिस्टर सूद जी, आपके यहाँ पे अदर सोर्स में कितने रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे? 2 करोड़। हाँ जी। और अभी बात खत्म नहीं हुई है, पर एक बार यहाँ तक तो लिख लीजिए। सर मिस मिस्टर सूद के पास अगर क्या नाम है 91% शेयर है सर, ठीक है, और मिस्टर सूद के पास अगर 9% शेयर है, तो बच जाएंगे। अगर वो ऐसे करके लोन देते तो उसको टैक्स वो डीम डिविडेंड माना जाता उसको। भाई अगर शेयर होल्डर के 10% से कम है तो डीम डिविडेंड नहीं है। लेकिन जैसे कि अगर इनका 9% होता है, हाँ तो डीम डिविडेंड 2% नहीं है। ओके, इसमें आप दिमाग और भी लगा सकते हो। अरे, ये प्राइवेट कंपनी मिस्टर सूद के रिलेटिव को लोन दे देती है, और वो रिलेटिव आगे दे दे, वो इनडायरेक्ट। हाँ जी, हाँ इसी में ही आएगा। 22D में 22E चल रहा है, 222E लोन वाला चल रहा है ब्रो ये। 22D में आपने लिखा है अभी कुछ लिख मत, हेडिंग डाल दे 222E और ये बना दे पीछे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्राइवेट कंपनी ने लोन दिया किसी भी इंसान को, मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने लोन दे दिया मिस्टर सूद को, तो भी क्या 222E लग जाएगा? हाँ बेटे हाँ। सर क्या भाई मैं डायरेक्ट लोन नहीं दे रहा, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया, उसने इसको दे दिया, यानी कि चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। तो एक वर्ड पहले लिख देता हूं, लोन दिया आपने, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक बात और बोलूंगा छोटी छोटी इसमें, दूसरा आप कह सकते हैं कि एक फर्म है, एग्जाम्पल से
जिसमें मिस्टर सूद हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब समझते हो आप? 20% या उससे अधिक प्रॉफिट में हिस्सेदारी। एक कंपनी के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? सब्सटैंशियल मतलब ये होता है 20% उससे ज्यादा। तो चाहे उसको तुम फर्म बोल लो, उसको चाहे तो कंपनी बोल लो। प्राइवेट कंपनी है, फर्म को लोन दिया है। क्यों लोन दिया है? जब पेपर खोले तो पता लगा कि अरे ये तो वही फर्म है जिसमें मिस्टर सूद का 20% या उससे ज्यादा पार्टनरशिप है। तो मिस्टर सूद जी क्या कर रहे थे? एक फर्म को दिया और फिर फर्म इसको पैसा दे रही है, तो भी डीम डिविडेंड लग जाएगा। क्योंकि एक बंदा डायरेक्टली नहीं ले पा रहा, तो क्या कर रहा है, या तो अपने रिश्तेदारों के थ्रू ले रहा है तो मैंने मिस्टर बी लिख दिया, और नहीं तो कोई एंटिटीज जिसमें मेरा कंट्रोल है, जिसमें आई हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, वहां से लोन घुमा रहा है, तो दोनों केस में लग जाएगा भाई। अब इसमें स्पेसिफिक मत सोचिएगा, यहाँ पे सिर्फ फर्म है। आप ये कह सकते हैं कि फर्म की जगह मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, कोई भी एंटिटी जिसमें मिस्टर सूद का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और वहां पे पहले लोन करवाया फिर मैंने ले लिया, डीम्ड डिविडेंड लग जाएगा भाई साहब। क्लियर है बच्चे? दो बार पे रहेगी कुछ। अरे इसने वो लगते हैं रिलेटिव को दिया, रिलेटिव को उसको दिया, तो फिर टीम डिपेंड कितना होगा? मिस्टर सूद पे ही लगेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट वेदर कैपिटलिज्म। जितना भी मिस्टर सूद पे पहुंचा और कितने प्रॉफिट है कंपनी के, सेम वैल्यू। वो तो एक इंडिविजुअल अल्टीमेटली प्लानिंग तो आप ही कर रहे हो ना? लोन वाले डिवाइड करेंगे 8 करोड़। नहीं, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लिखा है बस मैंने यहाँ पे, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट नहीं आया बच्चे, है ना? यहाँ पे बस ये फर्क था। सर ऐसी कंपनी को लोन दिया जिसको उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर बच गए थे। हाँ, या तो बोले कि मिस्टर सूद का 19% है, सो डज ही हैव सब्सटैंशियल? नो, ये रोटेट कर दो फिर उसे। अब इस पे कोई केस लॉ, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कोई कहानी आ जाए तो अलग बात है, वहां तक थोड़ा ना पहुंचना। वो तो रियल लाइफ सिनेरियोस होते हैं, बहुत सारे कोर्ट केसेस होते हैं। आप ये एक्ट के अंदर पढ़ रहे हो बातें, इस प्रोविजन के ऊपर हो सकता है 500 जजमेंट आपको पढ़नी पड़ जाए एक एनालिसिस करने के लिए। ऐसा मत सोचना आपने कोई एक कंपनी में जाओगे बोलोगे बताओ मैं बताता हूँ, यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड इन इनकम टैक्स की। अभी इसका ये इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, फाइनेंस एक्ट में चेंज हो गया, बातें बदलती रहती है। यहां तक क्लियर है बच्चे? है जी? नहीं आप नहीं, अब यहां तक समझ लो, अभी बहुत बड़े। ठीक है, अच्छा इसकी ना एक्सेप्शंस होती हैं बच्चे, मैं एक एक्सेप्शन समझाऊंगा, दूसरी नहीं, अभी हैवी हो जाएगा आपको। एक्सेप्शन का मतलब 222E नहीं लगेगा बेटे। किस केस में? इफ लोन इज गिवन in the ordinary course of business of private company। कहने मतलब उसका काम ही लोन देने का ऐसे, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब भाई उस प्राइवेट कंपनी का काम ही टू लेंड मनी एंड टू रिसीव डिपॉजिट से बच्चे। सर अगर 10% से ऊपर भी शेयर होल्डर को और उसने लोन दे दिया तो चलेगा। चल जाए। वाई? बिकॉज सर ये तो काम ही यही है सर। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, if dividend distributed subsequently is adjusted from earlier loan। सर ये क्या लिख रहे हो? अरे छोड़ो ना बेटे, बस लिख लो आप ये एक्सेप्शन, ये अभी मेरे को नहीं लग रहा समझानी चाहिए। छोटी सी बात बोलूंगा, मैं प्राइवेट कंपनी मैंने आपको लोन दिया, क्या मैं कह सकता हूँ डीम डिविडेंड हो गया? अब मैंने रियलिटी में डिविडेंड जब दिया तो मैंने आपके लोन से एडजस्ट कर लिया कि मैं तो तुम्हें लोन दिया था तुम वापस करोगे। तो जब मैं सेकंड टाइम डिविडेंड दिया तो उसको क्या डिविडेंड माना जाएगा? नहीं माना।
अभी के लिए अवॉइड करो एक बार के लिए। मतलब मैंने क्या लिखा है मैं बोल देता हूं, इफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सिक्वेंटली, मतलब दोबारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, is adjusted from earlier loan, is adjusted from earlier loan। कहिए समझ आ गया बच्चों को? बस बेटे 2 मिनट और हो गए। क्या टाइम हो गया? 12:43। लास्ट स्टेज ही, और ये नया नया आया बच्चे, ये पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। हाँ हाँ तो आपका सारा का सारा 222E डन है जी। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आसानी से हो जाएंगे, मतलब आपने काफी डिटेल वो देखा है। एडजस्टेड फ्रॉम अर्लियर लोन। चांस की बात है कि हमारा अकाउंट से बायबैक चल रहा है और ये 222 एफ भी बायबैक ही है। और आप समझिएगा, आपको पता है अभी रिसेंटली बहुत बड़ा बायबैक आ रहा है। किसका आ रहा है? इन्फोसिस का। मैं आपको पहले लॉजिक देता हूँ, फिर मैं आपको कोई आर्टिकल पढ़ाऊंगा, देखना आपको समझ आएगा ये सेक्शन पढ़ने के बाद। इन्फोसिस के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। इस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स है? 5000 शेयर्स। इसने कितने के खरीदे थे मैं आपको बता रहा हूं। जब भी खरीदे हो, कितने के खरीदे इसने? 20 रुपए। भाई ने जब इन्वेस्ट करा एक शेयर तब कितने का था? 20 रुपए। अभी मार्केट वैल्यू कितने की है? 100 की। इन्फोसिस कह रहा है बाय बैक करूंगा जी। बाय बैक प्राइस कितना होगा जी? ओके, मैं आपसे अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे टैक्स की बात कर रहा हूँ, एंट्री की बात नहीं कर रहा मैं। इस बंदे को, आप ये बताओ, इस बंदे को इनकम हो रही है या नहीं हो रही? कितनी इनकम हो रही है? एग्जैक्टली, बट कैन आई से व्हाट विल बी द सेल प्राइस? लाइक आई विल गिव यू 5000, आप मुझे कितने दे दीजिए? तुम्हारे पास 5000 शेयर है, लो 5000। मैं तुम्हें, कंपनी पैसा देगी, एक शेयर का कितना पैसा देगी? 300। तो टोटल 5000 इंटू 300 मिलेगा तुम्हें? 5000 इंटू 300 कितना हो गया? It is taxable under the head other source. Oh my God. Exactly. The entire sale price without deducting the cost. जो आपको प्रॉफिट दिख रहा था 280, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तेरे बैंक में जो पैसा आ रहा है ना, सारा अदर सोर्स में ले जाऊंगा। बिल्कुल गलत। अभी आई है रिसेंट, 1 अक्टूबर 2024। एंड जस्ट टू अपडेट यू, आपका जनवरी में पेपर है इसलिए पढ़ा रहा हूं, इस फाइनेंस एक्ट में हटा दिया गया, बट नॉट फॉर यू। आप अभी इतना एस्टैब्लिश करके चलिए। आज के टाइम पर अभी हो रहा है, अभी दिखाऊंगा आपको इन्फोसिस का न्यूज कि व्हाट शेयर होल्डर नीड्स टू नो। तो हाउ मच इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स? 15 लाख रुपए। इन्वेस्टर तो गुस्सा होगा ही, कह रहा भाई साहब हमारी कॉस्ट ही माइनस नहीं करी आपने। तो वो क्या कह रहा है, सरकार देखो क्या कह रही है, सरकार कह रही है वो हम कैपिटल गेन में आपको देंगे ना बेनिफिट। देखो तुम्हारे पास क्या है, शेयर्स है ना तुम्हारे पास। शेयर्स तो कैपिटल एसेट होता है। कैपिटल एसेट है तो तुमने बंद किया, फाड़ा, जो भी करा, तो उससे जो तुम्हें मिलेगा, आई मीन उसकी वजह से क्या लग जाता है? कैपिटल गेन। जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर्स। तो कैपिटल गेन में वो बोल रहा है कि देखो मैं सेल कंसिडरेशन तुम्हारा क्या ले लूंगा? निल, क्योंकि ये सेल कंसिडरेशन मैंने कौन से हेड में ले लिया? अदर सोर्स। तो कैपिटल गेन में सेल क्या मानूंगा मैं? निल। और उसमें लेस कर लेना तुम अपनी कॉस्ट। कितनी थी कॉस्ट तुम्हारी? 5000 इंटू 20, 1 लाख। और तुम ये दिखा देना कि ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, 1 लाख।
सेल दिखा रहे हैं अदर सोर्स में और कॉस्ट दिखा रहे हैं कैपिटल गेन। अभी आगे बढ़ते हैं। अब बोलो अच्छा, तो जीटीआई बताइए ना, यही इनकम है बस, कितनी? 14 लाख। फिर सरकार कहती है सुनो तो सही, तुम इस लॉस को इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्या, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल गेन का, सेट ऑफ का, तो जो कैपिटल गेन का लॉस होता है वो किसी और हेड से सेट ऑफ ही नहीं हो सकता, वो अपने ही हेड में रहता है। मतलब तेरे को इसी हेड में कोई इनकम है तो ठीक है, उससे एडजस्ट नहीं करेगा। अब आप मुझे बताइए ये तेज बात है कि नहीं? तेज बात कौन सी गवर्नमेंट की? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जीटीआई अभी भी अब तुम्हारा क्या आएगा? 15 लाख। ये 1 लाख का लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया, ये सिर्फ तब हो पाएगा जब तुम्हारे कैपिटल गेन में ही इनकम होगी। और ये चैप्टर पढ़ेंगे हम, आप अभी लोड मत लो। अभी आपको सिर्फ क्या रिसीव करना है? सर जी आज के टाइम पे बायबैक में जो भी पैसा मिलता है वो अदर सोर्स में, और कैपिटल गेन में उसकी कॉस्ट चली जाती है। आपको इतना समझना, मुझे बताइए क्लियर है? 222 है। एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको रीसेंट आर्टिकल दिखाऊंगा इन्फोसिस का, आपको अब समझ आएगा। लिख लिया बच्चों? और इसके साथ आपका बीइंग डिविडेंड या डिविडेंड सारा का सारा खत्म हो जाएगा। क्या दोस्त? सेल कंसिडरेशन, एससीएस सेल कंसिडरेशन, ये तुम मतलब तुम्हें ब्लड में चला जाएगा जब कैपिटल गेनों को पढ़ोगे ना बच्चे। ओके, अगर आपको इधर तक क्लियर है, दान जी ने लिख लिया, तो सुनो ना बेटे। इन्हें से देख रहा था कि रिसेंटली क्या चल रहा है। बैक सून बाय बैक। हम्म, ठीक है, ये इन्फोसिस का ही वेबसाइट पर ही उन्होंने शेयर होल्डर पोर्टल में लिखा है। अब एक बार जरा पहला पैराग्राफ पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा। हाँ यार, ये रिसेंट है एकदम। अगला पैराग्राफ में कैपिटल गेन सेक्शन अवॉइड करना, 46 है वो, जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे तब आएगा। लेकिन कैपिटल गेन के बारे में क्या बोल रहे हैं? सेल कंसिडरेशन क्या लोगे? The consideration received will be deemed to be nil, क्योंकि मैंने ले रहा है सोर्स में।
ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, कॉन्सिक्वेंटली कैपिटल लॉस, क्योंकि कॉस्ट तो लेंगे आप, तो कैपिटल लॉस आएगा, आर इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बॉट बाय। क्लियर है बच्चे? ऑल क्लियर टिल हियर? वेरी 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 गुड। तो इनका कितने का बायबैक आ रहा है? हो चुका है वैसे, नवंबर 20 का है, रन अल्टिल नवंबर 26। हु इज एलिजिबल? कुछ नहीं करना। वाई बायबैक मैटर्स, टैक्स का पॉइंट नहीं है इसमें। ये देखिए एक बार रिकॉर्डेड और टैक्स ट्रीटमेंट देख लो एक बार। टैक्स ट्रीटमेंट क्या बोल रहे हैं बच्चे? एंटायर अमाउंट इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और किस रेट पे टैक्स लगेगा? स्लैब रेट्स। अगर आप एक इंडिविजुअल है, तुमको 10 लाख रुपए मिल गए तो स्लैब ही लगता। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन cannot be deducted from the buyback amount, taxes on full amount received। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो आज के टाइम पे जो भी बायबैक हो रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो भाई जितना भी पैसा उनके बैंक जमा हो जाएगा सारा टैक्स दो। ऑल क्लियर टिल हियर? वेरी 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 गुड। तो अदर सोर्स में हमारे दो बड़े टॉपिक्स हो गए, ठीक है, एक दो क्लास में और अदर सोर्स हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा, छोटा हेड है ये, ठीक है। तो अच्छे से बना लिया, नोट्स अच्छे से बना लेना बच्चों, और फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे एक दो क्लास, ठीक है जी। चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और अब कितने बजे स्टार्ट करेंगे? 1:15 पे करते हैं, बायबैक खत्म हो जाएगा। कितने बच्चों ने, सब बच्चों ने बायबैक की क्लास ली थी या किसी का मिस हुआ था? इधर मिस हुआ था तो इधर बाकियों का हो गया था, आपका भी हो गया था? ठीक है, तो एक बार कोशिश करना है ना, आज क्लोज करूंगा एक बार, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, थैंक यू मच फॉर।